नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार पिछले 1 महीने से औंधे मुँह गिर गया, जो कि हाईएस्ट सेंसेक्स 86,000 पॉइंट से गिर करके 80,000 से भी नीचे आ गया। ये जो कि गिरावट है वो लगभग 8% की है। इस गिरावट के क्या कारण हैं और इस स्थिति में एसआईपी चलाने वालों को क्या करना चाहिए? इस पर चर्चा से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि सेंसेक्स 25-26 सितंबर के करीब अपने हाईएस्ट लेवल 86,000 पॉइंट से ऊपर चला गया था और निफ्टी 26,000 पॉइंट से ऊपर चल रहा था और अचानक 27 सितंबर से गिरावट शुरू हो गई। इस गिरावट के क्या कारण थे, उन पर पहले चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद इसी वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि एसआईपी वाले क्या करें, उनके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब दूँगा। और तीसरे पोर्शन में मैं ये बताऊँगा कि एसआईपी वालों को क्यों अपनी एसआईपी रेगुलर और कंटिन्यू रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर ये सेंसेक्स 83,000 पॉइंट से 80,000 से नीचे क्यों आ रहा है? इसमें सबसे मुख्य कारण ये है कि एफआईआईज़ द्वारा 27 सितंबर से लेकर के अब तक लगभग 1,15,000 करोड़ के करीब भारतीय बाजार से विथड्रॉ कर लिया है और वो विदेशों में, चाहे वो चाइना की मार्केट में, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग के मार्केट में इन्वेस्ट किया हो या दूसरी तरफ अमेरिका में वापस इलेक्शन के लिए ले गए हों या तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अमेरिका में अब बॉन्ड की यील्ड्स बढ़नी शुरू हो गई, तो उस पर इन्वेस्ट किया जा रहा होगा। तो इस तरह से एफआईआईज़ ने बड़ी मात्रा में अक्टूबर के महीने में रोज़ विथड्रॉ किया। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि डीआईज़ द्वारा भी लगभग उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। थोड़ा-सा फ़र्क होगा कि जो डीआईज़ ने थोड़ा कम इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय मार्केट काफ़ी नीचे गिर गई। एफआईआईज़ का जो सोचना है, वो इंडियन मार्केट से निकलने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इंडियन मार्केट पिछले 1 साल में 60,000 पॉइंट से लेकर के 86,000 पॉइंट की यात्रा की है उसने, जो कि लगभग 25-30% के करीब की ग्रोथ इसमें थी। इस ग्रोथ की वजह से ये ओवर वैल्यूड हो गई थी, हाई पे हो गई थी शेयर्स की, जिसकी वजह से ये एफआईआईज़ ने इस हाई वैल्यूएशन को यहाँ इनकैश करके जो लो वैल्यूएशन वाली शेयर मार्केट है, चाइना की शेयर मार्केट, ताइवान की, हांगकांग की, शंघाई की, जापान की, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनको वहाँ से बेटर यील्ड मिल पाए। और जैसे ही हो सकता है कि वहाँ पर भी वैल्यूएशन ऊपर जानी शुरू हो जाएँगी, तो वहाँ फिर प्रॉफ़िट बुक करके वो इंडियन मार्केट में फिर से आ जाएँगे। क्योंकि इंडियन मार्केट की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है और उसकी वजह से एफआईआईज़ को फिर से यहाँ आना ही होगा। यद्यपि इंडियन मार्केट से उन्होंने जो अभी विथड्रॉ किया है, उसके बावजूद भी $73 बिलियन के करीब एफआईआईज़ का फंड इंडियन कैपिटल मार्केट में अभी भी है। तो इसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि एफआईआईज़ 100% अपना विथड्रॉल कर देंगे। दूसरा जो रीज़न था यहाँ पर अचानक शेयर मार्केट में गिरावट आने का, वो गल्फ वॉर की वजह से, गल्फ में टेंशन होने की वजह से ईरान और इज़राइल, लेबनान और फ़िलिस्तीन का तो चल ही रहा है। तो उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल में अचानक $70 से $77 के करीब इज़ाफ़ा हो गया था, वो एक बहुत बड़ा कारण था सितंबर के अंत में शेयर मार्केट के गिरने का। तो उस समय उस टेंशन की वजह से भी इंडियन मार्केट में एकदम से पैनिक क्रिएट हो गया था। तो उसकी वजह से एकदम इंडियन शेयर मार्केट नीचे गिरनी शुरू हो गई। दोस्तों, तीसरा जो मुख्य कारण है, वो अक्टूबर में सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से कई कंपनियों की परफॉर्मेंस, खास तौर पे ऑटो की और आईटी कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी, वो एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं ना होने की वजह से भी शेयर मार्केट में गिरावट शुरू हो गई। दोस्तों, तीसरा कारण ये भी है कि
फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा यूएस में इंटरेस्ट रेट 0.5% घटाने की वजह से यूएस इकोनॉमी में स्टिमुलस आने की उम्मीद है और यूएस इकोनॉमी अब ग्रो कर रही है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े भी अच्छे आ रहे हैं, जिसकी वजह से एफआईज द्वारा फंड्स विड्रॉल का जो पेज था वो तेज कर दिया और वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। खास तौर पर अमेरिकन जो आईटी के शेयर हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके अपोजिट इंडिया में आईटी के शेयर्स जो है वो काफ़ी घट रहे हैं, क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि यदि अमेरिकन आईटी कंपनीज के जो ग्रोथ बढ़नी शुरू होगी तो जो आउटसोर्सिंग इंडियन कंपनीज को की जाती है उनको तो कम ऑर्डर मिलेंगे और उनकी यील्ड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इनवर्स रिलेशन जैसे बन गया कि अमेरिकन आईटी कंपनीज का रिजल्ट अच्छे आएंगे, उनका शेयर बढ़ेंगे तो इंडियन आईटी कंपनी का शेयर्स की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। चौथा कारण यहाँ पर यह है कि जो आरबीआई द्वारा पिछली रिव्यू मीटिंग की गई थी और उसमें इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट को इंटैक्ट रखा गया, इंटरेस्ट रेट को नहीं छेड़ा गया और ये भी सिग्नल दिया गया कि इस कैलेंडर ईयर में इंटरेस्ट रेट को टच नहीं किया जाएगा, क्योंकि महंगाई अभी भी कंट्रोल से बाहर है और उसकी स्थिरता को जब तक सही ढंग से नहीं परखा जाएगा तब तक इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं किया जाएगा। आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट कम न करने का दूसरा कारण ये भी था कि इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंटैक्ट रखा गया। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य कारण थे, इनके अलावा बाकी कारण भी हो सकते हैं जिनको कि यहाँ पे वीडियो में कवर करना मुश्किल है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये बात आती है कि जो लोग एसआईपी चला रहे हैं, खास तौर पे कोविड-19 के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में या भारतीय फाइनेंशियल मार्केट में डीमैट अकाउंट कई करोड़ खुले हैं और उनके साथ ही कई करोड़ों नंबर से एसआईपी भी खुली है और एसआईपी का जो वॉल्यूम है मंथली आज की डेट 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एग्रेशन हो रहा है और उस एग्रेशन की वजह से ही जो एफआईज द्वारा लगातार सेल की जा रही थी, तो उस सेल को डीआईज द्वारा परचेज किया जा रहा था, जिसकी वजह से शेयर मार्केट पे उतना असर नहीं हुआ। अगर डीआईज यदि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उस एफआईज की सेल को कवर नहीं करते, तो शायद शेयर मार्केट अब तक 25% तक करेक्शंस दिखाती है। तो ये करेक्शन का ही फेस है, इसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है। अब सवाल उठता है कि क्या जो एसआईपी चला रहे हैं, वो अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखें या ना रखें? लेकिन इस सवाल का सीधा-सीधा जवाब है कि जो एसआईपी होती है, ऐसे वॉलेटिलिटी में ही एसआईपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए और उसके जब मार्केट गिरती है, तो एसआईपी के जो अमाउंट है, उससे उनको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। तो ये लॉन्ग रन में एसआईपी का जो एवरेजिंग का फ़ॉर्मूला है, ये यहीं पर लागू होता है और इसी का बेनिफिट एसआईपी चलाने वालों को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में एसआईपी किसी भी ढंग से बंद नहीं करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न ये आता है कि ऐसी गिरती हुई मार्केट में एसआईपी खोलनी चाहिए या नहीं? तो मेरा ये मानना है कि गिरते हुए मार्केट में एसआईपी चलाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और अगर आप एसआईपी चला रहे हैं, तो आप अपनी एसआईपी का अमाउंट गिरती हुई मार्केट में बढ़ा सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको जब भी मार्केट ऊपर उठेगी तो उसका मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि पिछले 2-3 सालों से जो स्मॉल कैप के फंड्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन मार्केट जब गिरी तो स्मॉल कैप के फंड्स के जो एनएवी है वो कम हो गया और स्मॉल कैप में काफ़ी गिरावट दिखाई दी, मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले। लेकिन ये तो नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है कि स्मॉल कैप में जब ग्रोथ होती है तो वो ज़्यादा होती है और जब कभी गिरावट आती है वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि लोग अपने स्मॉल कैप की एसआईपी भी रेगुलर जारी रखेंगे और हो सके तो स्मॉल कैप में नई एसआईपी भी खोल सकते हैं ताकि उसका बेनिफिट उनको आगे जाकर के मिले। अगला एक सवाल आता है कि आपको कितनी एसआईपी चलानी चाहिए? तो ऐसा मेरा मानना है कि हर इन्वेस्टर्स को कम से कम 3 एसआईपी तो चलानी चाहिए। एक लार्ज कैप फंड की हो, दूसरी मिड कैप फंड की हो और तीसरी स्मॉल कैप फंड की हो। और जब कभी भी तो मौका मिले तो वो फिर इसको रिवर्स
गियर में चला सकता है कि स्मॉल कैप का पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करे, मिड कैप में उसके बाद और लार्ज कैप में उसके बाद। तो वो 3 के बजाय 6 एसआईपी खोलना चाहता है, तो वो उसको चौथी एसआईपी स्मॉल कैप की खोले, 5वीं मिड कैप की और छठी लार्ज कैप की। लेकिन जब कभी भी कोई एसआईपी खोलता है तो 5-6 एसआईपी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा फंड्स के भी एसआईपी नहीं होनी चाहिए। कुछ जो चुने हुए फंड्स हैं, उन्हीं के एसआईपी करें। तो एसआईपी के लिए सिलेक्शन के लिए मैं इंडिविजुअल किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक थंब रूल है कि एसआईपी का जो परफॉर्मेंस है, उसको उस फंड के परफॉर्मेंस को स्टार्स के द्वारा नापा जाता है। तो जो 5 स्टार फंड्स हैं, उन्हीं पर इन्वेस्टमेंट करें। यदि 5 स्टार के फंड्स आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो फिर 4 स्टार फंड्स पे इन्वेस्ट किया जाए और कोई भी फंड उसके परफॉर्मेंस, उसके स्टार्स के, उसकी यील्ड के बेसिस पे ही स्टार्स होते हैं। तो किसी भी कंपनी का जो 5 स्टार फंड है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहता है, बजाय कि किसी अच्छी कंपनी का, नामी-गिरामी कंपनी के 3 स्टार या 2 स्टार फंड में इन्वेस्ट किया जाए। तो दोस्तों, ये कुछ मेरे मन में सवाल आ रहे थे कि जो कि एसआईपी होल्डर्स को कन्वे करना चाहता था। अब बात आती है कि क्या एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए? मैंने पहले भी बता दिया कि एसआईपी तो आप कंटिन्यू रखेंगे ही और अगर आप लंप सम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो गिरती हुई मार्केट में लंप सम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप एक स्ट्रैटेजी बना दें कि यदि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, तो 25,000 रुपए एक, जैसे आज मार्केट 6,000 पॉइंट से नीचे है, आज भी 25,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि मार्केट कल 2,000 पॉइंट और नीचे आ जाती, तो फिर आप दोबारा अपना 25,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे आप ये देखेंगे कि 2-3 हज़ार पॉइंट फिर नीचे करेक्शन होती है, तो फिर 25,000 इन्वेस्ट करें और जो फर्दर जो लास्ट में आपको ये लगे कि अब मार्केट अपवर्ड जाने शुरू हो जाएगी, तो आप बाकी 25% भी इन्वेस्ट कर। ये इन्वेस्टमेंट का तरीका है गिरती हुई मार्केट में लंप सम यदि आपको इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट है कि क्या इंडिया में शेयर मार्केट फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? तो मेरा ये मानना है कि शेयर मार्केट का ये फेज़ चलते रहते हैं, कभी बियर और कभी बुलिश, कभी करेक्शंस आती हैं, ये फेज़ जो है वो करेक्शंस का है, क्योंकि इंडियन शेयर मार्केट ओवर वैल्यूड थी, तो इसमें करेक्शन आना ही था और जितना शार्प ये अपवर्ड गई थी, तो उतना ही शार्प इसमें थोड़ा-सा डाउन ट्रेड भी शुरू होना था, लेकिन फिर इसमें अपवर्ड ट्रेंड फिर इस करेक्शन के बाद शुरू हो जाएगा। तो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टेड रहें। यदि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑलरेडी शेयर्स होल्डिंग कर रहे हैं, तो वो इस टाइप की जो करेक्शंस होती हैं, उसमें बिल्कुल डरे नहीं, अपना होल्डिंग इंटैक्ट रखें और जब कभी भी मार्केट आगे बढ़ेगी, तो आपकी जो वैल्यू है शेयर्स की, वो अपने आप ही बढ़ेगी। दोस्तों, इंडियन शेयर मार्केट आगे कितनी ग्रो होगी, उसके लिए कोई फिक्स मैं प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन इसका जो ट्रेंड है अपवर्ड रहेगा। उसके 4-5 मुख्य कारण हैं। एक सबसे पहला कारण है कि जीडीपी ग्रोथ है, वो काफ़ी ऊपर है, जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी की ग्रोथ है, उनसे ऊपर है। इस साल की जो ग्रोथ एस्टिमेट की गई है, वो 7% से ऊपर की है। अगले साल भी 6.5%, पौने 7% की रहने की उम्मीद है, जो कि वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, उनमें बेटर है। दूसरा, इंडिया में कंजम्पशन का जो पैटर्न है, वो काफ़ी ऊपर ग्राफ जा रहा है और जो डिमांड्स हैं, जो लोगों के कंजम्पशन पैटर्न है, वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में ग्रोथ कंटिन्यूअस रहेगी। तीसरा कारण, इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है, वो सर्विस सेक्टर में काफ़ी इन्वॉल्व हो चुकी है और सर्विस सेक्टर का ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर के मुकाबले काफ़ी तेज़ रहती है, तो उसकी वजह से लोगों की इनकम काफ़ी बढ़ेगी और जब इनकम बढ़ेगी, तो ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। चौथा जो मेजर रीज़न है, अब इंडियन इकोनॉमी में सोलर एनर्जी की तरफ फ़ोकस किया जा रहा है, तो जो एनर्जी का कंज़म्पशन है, जो हमारा पेट्रोलियम कंज़म्पशन पे डिपेंडेंस थी, वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी और उससे भी इंडियन इकोनॉमी फास्टर ग्रोथ होगी। इंडियन इम्पोर्ट्स कम होंगे और एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि सर्विसेज़ सेक्टर के एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से भी
इंडिया में एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ होने के बाद बेटर जो जीडीपी ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ बढ़ती जाएगी। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से इंडियन ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। इसमें कोई चेंजेस नहीं होने की उम्मीद है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक की स्कीम के बारे में या और कुछ साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।